चैप्टर 2 द्वैत ध्रुवीयता का अंत। इसमें अभी बताया गया कि साम्यवादी शासन के पतन के बाद जो देश आए उन्होंने पूंजीवाद को अपनाना चाहा और पूंजीवाद को अपनाने के लिए उन्होंने पूर्ण जोर भी दिया। सोवियत संघ के पतन यानी कि सोवियत संघ के पतन के बाद साम्यवादी देशों ने पूंजीवाद को अपनाया और जो पूंजीवाद को अपनाया गया यह साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण ही शॉक थेरेपी कराया। यानी कि साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जो भी हमने मार्ग अपनाया उसको हमने शॉक थेरेपी के नाम से जाना। साम्यवादी देशों के पतन के पश्चात रूस, मध्य एशिया तथा पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक विशेष मॉडल अपनाया गया था। कौन सा मॉडल था वो? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित एक मॉडल को ही शॉक थेरेपी की संज्ञा दी गई। वर्ष 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी का जो मेन उद्देश्य था, सभी देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को पूर्ण रूप से अपना लें। साथ ही इसका उद्देश्य यह भी था कि यदि सभी देश सोवियत संघ के समय की प्रत्येक संरचना से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएं। शॉक थेरेपी के अंतर्गत कई सारे कार्य आते हैं। जैसे बताया जाता है कि राज्य की संपदा का निजीकरण हो गया, यानी कि वहां की संपत्ति जो थी वो निजीकरण हो गई। पूंजीवाद पद्धति से कृषि की शुरुआत की गई। मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाने पर बल दिया गया। सोवियत संघ गुट से जुड़े देशों के मध्य व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया गया। अच्छा, ये जो पश्चिमी देश, इन देशों को मार्गदर्शक के रूप में उभर के सामने आने लगे। अब शॉक थेरेपी के परिणाम, क्या परिणाम हुए इसके? वर्ष 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी का परिणाम आशानुरूप नहीं आया, बल्कि इसके परिणाम पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो ये अर्थव्यवस्था अपनाई गई वो उनके लिए ठीक नहीं हुई, यानी कि अच्छे परिणाम नहीं आए। अर्थव्यवस्था में गिरावट आ गई। जो वहां की अर्थव्यवस्था थी वो दिन प्रतिदिन गिरती गई और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। यानी कि उस क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था बनाई जा रही थी या जो सोचा जा रहा था वो उसके अनुकूल परिणाम नहीं आया। रूसी मुद्रा के मूल्य में गिरावट, जो वहां की मुद्रा थी वो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। बैंकों का दिवालियापन, जो बैंक थे वो बहुत ही घाटे से गुजर रहे थे। उस समय रूस के लगभग 1500 बैंक दिवालिया हो गए थे, यानी कि ऋणी हो गए थे, तथा अन्य वित्तीय संस्थान जो वहां की और वित्तीय संस्थान थे शॉक थेरेपी के कारण दिवालिया हो गए। अब नेक्स्ट परिणाम क्या हुआ? खाद्यान्न का आयात। वहां पे खाद्यान्न यानी कि जो अन्न था उसकी भी कमी होने लगी, कृषि में कमी आ गई। उसके कारण रूस को बाहर से खाना या अनाज मंगवाना पड़ रहा था। समाज कल्याण की व्यवस्था का अंत। समाज कल्याण यानी कि इसमें बहुत गरीबी आती जा रही थी। लोग यानी कि समाज
इसकी निंदा करने लगा था। अमीर और गरीब के अंतर में वृद्धि, यानी कि अमीरी और गरीबी में अंतर हो गया था। एक दूसरे को अमीर और दूसरे लोग गरीब समझने लगे थे। राष्ट्रपति का संसद की अपेक्षा शक्तिशाली बनना, यानी कि उन देशों में राष्ट्रपति अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानने लगा था। उसका उदाहरण एक दे भी सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान। ये यहाँ के जैसे राष्ट्रपति थे। एक था उज्बेकिस्तान। यहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानने लगे थे, और इनके राष्ट्रपति पहले अपने आप को 10-10 साल का यानी कि राष्ट्रपति बना लिया, और इतना अपने आप को शक्तिशाली मानने लगे कि इन्होंने स्वयं ही 10-10 साल और बढ़ा लिए थे। इस कारण शॉक थेरेपी सही का परिणाम ठीक नहीं आया था। जो सोचा गया था वैसा नहीं हुआ। यही शॉक थेरेपी है।